हेलो फ्रेंड, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं फैक्ट्री एक्ट 1948 के वेलफेयर मेजर के सेक्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला है सेक्शन 42, वॉशिंग फैसिलिटी। इट प्रोवाइड सुटेबल वॉशिंग फैसिलिटी सेपरेट फॉर मैन एंड वुमेन्स। वॉशिंग एरिया शेल बी केप्ट क्लीन। स्टेट गवर्नमेंट कैन मेक रूल्स। तो पहला पॉइंट का मतलब है प्रोवाइड सुटेबल वॉशिंग फैसिलिटी, मतलब जो है फैक्ट्री में जो वर्कर काम करते हैं तो उनके जो कपड़े हैं साफ़ करने के लिए एक वॉशिंग फैसिलिटी होना चाहिए, प्रोवाइड सुटेबल वॉशिंग फैसिलिटी। फिर सेकेंड है सेपरेट फॉर मैन एंड वुमेन, मतलब मैन और वुमेन का अलग से मतलब बनाना चाहिए फैसिलिटी, वॉशिंग फैसिलिटी का, कि जो उनके भी जो भी काम करते समय जो भी वो कपड़े पहनते हुए हैं मतलब तो वो जो उसको अच्छे से जो है क्लोथ को धोया जाए। प्रोवाइड फॉर सेपरेट फॉर मैन एंड वुमेन। थर्ड, वॉशिंग एरिया शेल बी केप्ट क्लीन, जहाँ जिस एरिया में जो है कपड़े को धोया जा रहा है वो एरिया जो है साफ़ सुथरा होना चाहिए। फिर चौथा, स्टेट गवर्नमेंट कैन मेक रूल्स, स्टेट गवर्नमेंट रूल्स बना सकती है कि मतलब कौन से एरिया पे मतलब जो है वॉशिंग एरिया रखना है, तो वो ये सब जो रूल है कौन बनाएगा, वो स्टेट गवर्नमेंट बनाएंगी। अब देखते हैं सेक्शन 43, फैसिलिटी फॉर ड्राइंग एंड स्टोरिंग ऑफ क्लोथ्स। अब देखो इसमें क्या मतलब पहला सेक्शन 42 था वॉशिंग फैसिलिटी का, मतलब कपड़े साफ करने के लिए। अभी 43 है, ये भी वही है, कपड़े से ही रिलेटेड है। इसमें क्या है, फैसिलिटी फॉर ड्राइंग एंड क्लॉथ, इसमें कैसे कपड़े को सुखाया जाए इसी इसका फैसिलिटी के बारे में बताया गया है। तो पहला प्रॉपर स्टोरेज प्लेस, प्रॉपर प्लेस टू ड्राई क्लॉथ्स, प्रॉपर प्लेस नॉट एबल टू थेफ्ट। प्रॉपर स्टोरेज प्लेस का मतलब ये हुआ कि मतलब जहाँ भी आप कपड़े को स्टोर करके रखो एक अच्छा सा मतलब स्टोरेज होना चाहिए, मतलब जैसे कि जो मैन है और वुमेन है उनके जो कपड़े अलग अलग रखे रहने चाहिए। स्टोरेज प्लेस एक अच्छा होना चाहिए, ऐसे कहीं भी आप फेंक नहीं सकते कपड़े को, तो एक प्रॉपर स्टोरेज प्लेस होना चाहिए। फिर प्रॉपर प्लेस टू ड्राई क्लॉथ, और जहाँ पर भी कपड़े को सुखाया जा रहा है वो भी एक अच्छा जगह होना चाहिए, प्रॉपर प्लेस टू ड्राई क्लॉथ। थर्ड है सुटेबल प्लेस नॉट एबल टू थेफ्ट, ऐसे जगह पे होना चाहिए जो प्रॉपर स्टोरेज प्लेस जो ड्राई क्लॉथ करने के लिए प्लेस, जहाँ पर जो है वो कपड़े पर चोरी ना हो सके इसके लिए, तो ऐसा एक जगह होना चाहिए। फिर इसके बाद अपडेट देखते हैं सेक्शन 44, फैसिलिटी फॉर सीटिंग। कंपनी में जब वर्कर काम करते हैं तो उनको भी मतलब जब कभी अगर उनको कोई अगर वर्कर काम खड़े होकर कर रहे हैं तो अगर उसको बैठना हो तो उसके लिए भी फैसिलिटी होना चाहिए। तो पहला है अरेंज सुटेबल प्लेस फॉर सीटिंग, सुटेबल प्लेस फॉर सीटिंग बैठने के लिए होना चाहिए। चीफ इंस्पेक्टर्स में गिव इन राइटिंग्स टू ऑक्यूपायर्स फॉर सीटिंग अरेंजमेंट, जो चीफ इंस्पेक्टर्स है वो फैसिलिटी जो है सीटिंग अरेंजमेंट के बारे में जो है ऑक्यूपायर्स को जो है वो बताएगा, इसको जो है इसको लिख कर रिटर्न देगा, रिटर्न में जो है चीफ इंस्पेक्टर ऑक्यूपायर को लिख कर देगा कि आपके इधर जो है कंपनी में सीटिंग अरेंजमेंट कैसा होना चाहिए। इंस्पेक्टर विल इंस्ट्रक्ट द ऑक्यूपायर्स, जो इंस्पेक्टर होगा वो जो है ऑक्यूपायर को इंस्ट्रक्ट करेगा। इंस्पेक्टर मतलब वही चीफ इंस्पेक्टर ऑक्यूपायर को इंस्ट्रक्ट करेगा कि आप को अपने जो है कंपनी में कैसे जो है सीटिंग फैसिलिटी आपको देना है। तो यह हो गया सेक्शन 44। अब देखते हैं सेक्शन 45, सॉरी फ्रेंड। सेक्शन 45, मस्ट एड फर्स्ट एड अप्लायंस, मस्ट हैव फर्स्ट एड बॉक्स, जो भी कंपनी है सारी कंपनी में फर्स्ट एड बॉक्स होना चाहिए, होना चाहिए तो होना चाहिए, ऐसा रूल है गवर्नमेंट का। फिर सेकेंड है विथ प्रिस्क्रिप्शन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के प्रिस्क्रिप्शन से ये फर्स्ट एड बॉक्स होना चाहिए। फिर 150 मेंबर्स वन फर्स्ट एड बॉक्स, मतलब 150 अगर मेंबर है, 150 वर्कर है तो एक फर्स्ट एड बॉक्स जरूर होना चाहिए, मतलब अगर 300 है तो 2 फर्स्ट एड बॉक्स होना चाहिए। चार्ज ऑफ इट्स विल बी गिवन टू द सेपरेट पर्सन, जो इसका चार्ज है मतलब जो भी इसको रखवाली करने के लिए दिया जाएगा वो एक सेपरेट पर्सन को लेना चाहिए। हु हैड सर्टिफिकेट इन फर्स्ट एड ट्रीटमेंट, जो मतलब जो उसके पास सर्टिफिकेट हो फर्स्ट एड ट्रीटमेंट का उसको। इफ मोर देन 500 वर्कर देन एम्बुलेंस रूम मस्ट बी देयर, अगर मोर 500 पीपल से अगर ज़्यादा पीपल्स है वर्कर है तो एम्बुलेंस रूम भी जरूर होना चाहिए। फिर अब देखते हैं सेक्शन 46, कैंटीन। इफ़ मोर देन 250 वर्कर्स आर वर्किंग इट इज़ मैंडेटरी टू स्टेट गवर्नमेंट मेक्स अ रूल, अगर जो है कंपनी में अगर 250 से लोग ज़्यादा है तो मैंडेटरी है कि जो है
एक कैंटीन होना ही चाहिए, शुड हैव कैंटीन। इफ मोर देन 250 वर्कर्स इट इज़ मैंडेटरी। अगर जो कोई भी कंपनी है अगर उसमें जो है 150-250 से लोग से ज़्यादा अगर लोग काम करते हैं तो उस कंपनी में जो है कैंटीन की आवश्यकता ज़रूर है और कैंटीन उस कंपनी में ज़रूर होना चाहिए। स्टेट गवर्नमेंट जो है रूल्स को बताएगी कि आप कैंटीन जब आप चालू करें तो क्या क्या रूल्स आपको फॉलो करना है। तो पहला जो है यह है स्टार्टिंग डेट्स ऑफ कैंटीन, मतलब कैंटीन कब स्टार्ट हुआ, यह कैंटीन जब मतलब जब कैंटीन स्टार्ट जब हुआ ये जो लिखा होना चाहिए कैंटीन में कैंटीन के अंदर लिखा होना चाहिए स्टार्टिंग डेट्स ऑफ कैंटीन। फिर सेकेंड स्टैंडर्ड फर्नीचर कंस्ट्रक्शंस इक्विपमेंट, मतलब जो भी फर्नीचर है कंस्ट्रक्शन जो भी चीज़ मतलब जो भी बैठने के लिए जो भी है कैंटीन में वो सब भी जो भी चीज़ है वो सब, और जो भी मतलब खाने पीने के बर्तन वर्तन है वो सब क्या होना चाहिए, एक स्टैंडर्ड फर्नीचर होना चाहिए और बाकी जो भी चीज़ें है सब अच्छा स्टैंडर्ड क्वालिटी का होना चाहिए, ख़राब नहीं होना चाहिए। फिर सी फूड स्टाफ एंड चार्ज, मतलब जो है खाना बनाने के लिए एक फूड स्टाफ होना चाहिए जो है कि मतलब वो कैंटीन की में खाना बनाए और जो है लोगों को जो है खाना लोगों को दे, तो इसके लिए फूड स्टाफ होना चाहिए। फिर मैनेजिंग कमेटी, एक कमेटी होना चाहिए कि मतलब जो है वो कैंटीन को मैनेज करे, इसके लिए जो है एक जो कंपनी है उसमें एक मैनेजिंग कमेटी होना चाहिए जो कैंटीन को मैनेज कर सके। फिर लास्ट है डोंट इंक्लूड, फिर इंक्लूड ऑन कॉस्ट, मतलब जो भी है इसमें आप जो है कोई अपना खर्चा इंक्लूड नहीं कर सकते। जैसे सपोज अभी आप कैंटीन में अगर किसी को 50 रुपये में खाना दे रहे हो तो आप इसमें अभी ये नहीं जोड़ेगा कि मेरे कंपनी में जो भी मेरा कंपनी में अभी मतलब कैंटीन है, कैंटीन का भाड़ा दे मतलब कैंटीन का खर्चा हो रहा है, कैंटीन के वर्क जो काम करने वाले है स्टाफ उनको पैसा देना पड़ रहा है, तो सब मैं जो है इसमें कॉस्ट में इंक्लूड करूँ और वर्कर से वसूलूँ, ऐसा नहीं कर सकती। आपको जो है कैंटीन में जब भी अभी इंक्लूड कॉस्ट इंक्लूड नहीं करना है। लास्ट में स्टेट गवर्नमेंट विल नॉट प्रोवाइड टर्म सर्विस, स्टेट गवर्नमेंट कुछ सर्विस जो है नहीं प्रोवाइड करेगी अगर आप इसे फॉलो नहीं करोगे तो पहला क्या है, फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं सेक्शन 46 कैंटीन। सो एक कैंटीन होना चाहिए सब कंपनी में, अगर 250 से ज़्यादा वर्कर है तो मैंडेटरी है कि कंपनी जो है कैंटीन ज़रूर होना चाहिए। जो और जो है स्टेट गवर्नमेंट जो है रूल्स बनाएगी, तो रूल्स ये रहेगा कि मतलब जब भी आप कैंटीन खोलो तो जो कैंटीन के अंदर स्टार्टिंग डेट्स ऑफ कैंटीन के बारे में पता होना चाहिए और जो भी स्टैंडर्ड फर्नीचर्स और जो कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट होना चाहिए और एक मैनेजिंग कमेटी होनी चाहिए, फूड स्टाफ होना चाहिए और इंचार्ज होने चाहिए, और जो है इसमें आप कॉस्ट इंक्लूड नहीं कर सकते। स्टेट गवर्नमेंट जो है प्रोवाइड करेगी आपको टर्म्स ऑफ सर्विस। तो एक बार सेक्शन 46 देख लिया, अगर देख लो ऐसा क्या है सेक्शन 46 शुड हैव कैंटीन, मतलब कैंटीन होना चाहिए अगर 250 वर्कर से ज़्यादा वर्कर है, अभी मैंडेटरी है। स्टेट गवर्नमेंट रूल्स बनाएगी कि अगर आपने कैंटीन चालू किया है अपनी कंपनी में तो आपको स्टार्टिंग डेट्स ऑफ कैंटीन, स्टार्टिंग डेट्स कैंटीन कब चालू हुआ वो मेंशन करना पड़ेगा। फिर स्टैंडर्ड फर्नीचर होना चाहिए, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट जो इक्विपमेंट आप यूज़ कर रहे हो, जो फर्नीचर आप यूज़ कर रहे हो, ये सब जो है एक यूजफुल और जो है स्टैंडर्ड होना चाहिए। फूड स्टाफ होने चाहिए और जो मतलब खाना बनाने के लिए जो है स्टाफ होने चाहिए। मैनेजिंग कमेटी होनी चाहिए जो मैनेज कर रही है वो कैंटीन को। फिर डोंट इंक्लूड ऑन कॉस्ट, इसमें आप कॉस्ट इंक्लूड नहीं कर सकते हो, आपको जो है रीजनेबल प्राइस पर जो है आपको जो है फूड पहुंचाना है और फूड आप लोग देना है वर्कर को जो कंपनी में काम कर रहे हैं। स्टेट गवर्नमेंट विल नॉट प्रोवाइड टर्म्स ऑफ सर्विस, अगर आप ये फॉलो नहीं करोगे तो जो स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड नहीं करेगी आपको कई सारे टर्म ऑफ सर्विस। फिर इसके बाद आप देखते हैं सेक्शन 47 शेल्टर रेस्ट रूम एंड लंच रूम where more than 150 workers are employed, advocate shelter and rest room, no need of lunch room if canteen so there's properly lighted and ventilated, maintain in clean and cool and clean condition। जहाँ पर 150 वर्कर्स से ज़्यादा है वहाँ पर जो है एक शेल्टर रेस्ट रूम होना चाहिए या और लंच रूम होना चाहिए। अगर किसी भी फैक्ट्री में 150 वर्कर से ज़्यादा काम करते हैं, वेयर मोर देन 150 वर्कर्स आर एम्प्लॉय देयर विल बी अ रेस्ट रूम एंड लंच रूम से रिक्वायर। अगर जो कैंटीन है तो फिर लंच रूम की रिक्वायर नहीं है, तो सिर्फ रेस्ट रूम होना चाहिए। अगर जो है कैंटीन नहीं है तो लंच रूम भी होना चाहिए और रेस्ट रूम तो होना ही है।
तो उसके लिए मतलब शेल्टर मतलब ये रेस्ट रूम इसके लिए होता है, अगर कोई वर्कर थक गया है तो उसको आराम करने के लिए एक रेस्ट रूम बनाना चाहिए। शेल्टर, रेस्ट रूम एंड लंच रूम, मतलब अगर 150 वर्कर से ज़्यादा अगर वर्कर काम करे तो एडवोकेट, शेल्टर और रेस्ट रूम, शेल्टर होना चाहिए और रेस्ट रूम होना चाहिए। अगर जो है कैंटीन है तो फिर नो नीड ऑफ लंच रूम, कैंटीन सॉरी यार, मतलब कि अगर कंपनी में कैंटीन है तो फिर लंच रूम की ज़रूरत नहीं है। फिर प्रॉपरली लाइटेड एंड वेंटिलेटेड, जो भी मतलब जो लंच रूम रहेगा, कैंटीन रहेगा या फिर जो भी शेल्टर रेस्ट रूम है वो एक प्रॉपरली लाइटेड होना चाहिए, वेंटिलेटेड होना चाहिए। मतलब टेम्परेचर उसका सही होना चाहिए, मतलब इसमें होना चाहिए मतलब टेम्परेचर एकदम मेन जो है रहता है टेम्परेचर वो सब जो है एकदम सही होना चाहिए। फिर इसका मेंटेन इन कूल एंड क्लीन कंडीशन, जो है मतलब जो भी रेस्ट रूम और लंच रूम और कैंटीन है उसको मेंटेन रखना चाहिए कूल और क्लीन कंडीशन में, ठंडे कंडीशन में होना चाहिए और क्लीन कंडीशन में होना चाहिए। तो क्या है पहला, वेयर मोर देन 150 वर एम्प्लॉइज, एडवोकेट, शेल्टर एंड रेस्ट रूम रिक्वायर्स नो नीड ऑफ लंच रूम इफ कैंटीन सो दे आर प्रॉपर्ली लाइटेड एंड वेंटिलेटेड, मेंटेन इन कूल एंड क्लीन कंडीशंस। तो यह हो गया सेक्शन 47। अब देखते हैं सेक्शन 48। तो अभी देखते हैं सेक्शन 48 और सेक्शन 49 ये सब क्या है। तो ये हो गया, देखो आप वीडियो को लास्ट तक देखना, समझ में आ जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जाता है। मैंने एकदम अच्छे से पॉइंट लिखे, इतने पॉइंट लिखोगे तो आप इसको अपने जो है वर्ड में बढ़ाकर लिखना, तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। सेक्शन 48 क्रैचेस, इफ़ मोर देन 30 वर्कर्स सॉरी इफ़ मोर देन 30 वुमेन्स आर एम्प्लॉइज देयर शुड बी रिक्वायर्स ए क्रैचेस। क्रैचेस वो होता है जिसमें समझ लो अगर कोई महिला है, महिला के अगर मतलब छोटे बच्चे 6 साल से कम की उम्र का, तो अगर वो बच्चे को मतलब जो है क्रैचेस में रखने के लिए मतलब जो है एक जो क्रैच मतलब वो होना चाहिए, मतलब इसका व्यवस्था होना चाहिए। इफ़ मोर देन 30 वुमेन्स इट विल बी रिक्वायर्स ए क्रैचेस। फिर सुटेबल रूम फॉर यूज ऑफ चिल्ड्रन, मतलब अगर जो कोई कंपनी हो उसमें अगर 30 महिलाएं काम करती है तो उस कंपनी में जो है एक जो अगर इस कंपनी में सूटेबल रूम होना चाहिए बच्चे के यूज़ करने के लिए, जो भी बच्चे 6 साल से कम के अंडर द एज ऑफ 6 ईयर उनके लिए। ये भी जो है एडवोकेट, लाइटेड एंड वेंटिलेटेड होना चाहिए। और चार्ज ऑफ क्रचेस टू ट्रेन वुमेन, जो भी मतलब है क्रचेस को रखवाली करना और बच्चों का रखवाली करना किसके हाथ में रहेगा, एक ट्रेन जो वुमेन है, ट्रेन महिला है उसके हाथ में ये सब रहेगा, तो वो सब वो काम करेगी। फिर वॉशिंग फैसिलिटी ऑफ क्लॉथ, मतलब जो भी कपड़े अगर कुछ गंदे हुए बच्चे के मतलब तो साफ़ करने का फैसिलिटी भी होना चाहिए। और जो कंपनी के द्वारा जो है फ्री मिल्क प्रोवाइड करना चाहिए। तो हो गया ना पहला क्या है, इफ़ मोर देन 30 वुमेन्स आर वर्कर्स वर्किंग देयर विल बी रिक्वायर्स अ क्रचेस, सुटेबल रूम फॉर यूज ऑफ चिल्ड्रंस अंडर द एज ऑफ 6 ईयर, एडवोकेट, लाइटेड और वेंटिलेटेड होना चाहिए। चार्ज शुड बी गिवन टू द ट्रेन वुमेन, जो ट्रेन वुमेन है इसको मतलब वही सब जो है रखवाली करने के लिए देना चाहिए। वॉशिंग फैसिलिटी जो है वो आना चाहिए और क्लॉथ का फ्री मिल्क बांटना चाहिए बच्चों लोगों को। फिर अब सेक्शन 49 बहुत ही ईजी है, बहुत ही आसान। वेलफेयर ऑफिसर्स, 500 और मोर वर्कर्स आर एम्प्लॉइज। कहने का मतलब ये है कि वेलफेयर ऑफिसर ये है कि वेलफेयर ऑफिसर है जो पूरा फैक्ट्री के बारे में रखवाली करता है कि फैक्ट्री में कैसे वेलफेयर लोगों का हो। तो अगर जो 500 वर्कर से ज़्यादा वर्कर काम करते हैं तो वेलफेयर ऑफिसर की आवश्यकता ज़रूर है। स्टेट गवर्नमेंट इन्फॉर्म ड्यूटी एंड क्वालिफिकेशन, मतलब आप क्या करना है, कंपनी जो है वो बताएगी कि जो वेलफेयर ऑफिसर होगा उसकी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। और जो है अगर 500 से ज़्यादा वर्कर काम करते हैं तो इसमें वेलफेयर ऑफिसर की आवश्यकता है। लास्ट जो है बहुत ही ईजी है, पावर टू मेक्स रूल्स, मतलब पावर किसके पास रहेगा रूल बनाने का, स्टेट गवर्नमेंट। जो भी रूल बनाएगी हमारी राज्य सरकार ही बनाएगी फैक्ट्री एक्ट के लिए। तो पहला है स्टेट गवर्नमेंट हैज़ द पावर, स्टेट गवर्नमेंट के पास हैज़ पावर है कि वो रूल बनाए, चेंज करें, जो भी करना है सब काम कौन करेगी, स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट कैन exempt एनी फैक्ट्री, स्टेट गवर्नमेंट है कुछ फैक्ट्री को एग्जाम कर सकती है। जो मैंने अभी आपको बताया रूल रेगुलेशन, कुछ कंपनी के लिए ये एग्जाम है कि मतलब आप ये नहीं फॉलो करोगे तो भी चलेगा। तो इस प्रकार हमने क्या देखा, हमने सेक्शन टोटल कितने देखे 42 से लेके 50 तक। तो आज हमने वेलफेयर मेजर्स को कंप्लीट कर दिया है। ये बहुत ही ईजी था, बहुत ही आसान, बहुत बस आपको एक बार मतलब क्या करना है, समझ लेना है, वीडियो को अच्छे से देखना है, फिर आप अपने एग्ज़ाम में आप अपने मन से लिख सकते हो। तो कुछ भी नहीं था, बहुत ईजी था।